हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी +2 की। तो आज हम उसका नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो उस टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, या उससे नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, आप कहोगे हमने टॉपिक तो स्टार्ट कर दिया बट मैम ने ये नहीं बताया कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। बता रही हूँ, वेट क्या करो। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कोई भी हमें देखो, एक सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर हमने कल पढ़ा था कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा सोल्यूट, एक होता है हमारा सॉल्वेंट। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी उसको कोई समझ नहीं आएगा क्या सोल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है, क्या चीज़ क्या है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यही होता है। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है, जो सोल्यूट जब हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तब हमारा सॉल्यूशन बनता है, हमने ये पढ़ा था। तो इसके अंदर सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं इससे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि जब कोई भी सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है और किसी मैक्सिमम अमाउंट तक डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी रखता है तो वो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी। कि सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी इतनी है कि वो इस अमाउंट तक डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। कि उसके बाद जो हमारा सोल्युबिलिटी है ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, मतलब जो सॉलिड होगा वो हमारा होगा सोल्यूट और जो लिक्विड होगा वो हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट। ये होगा सोल्यूट और ये होगा हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया सॉल्ट और अगर हमने उसको किस में डिज़ोल्व किया है? वाटर में। ठीक है, जब हम नमक लेते हैं किसी पानी में मतलब नमक को पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं, किसी अमाउंट तक हम उसमें चम्मच डाले जाएंगे वो डिज़ोल्व भी हो जाएगा। लेकिन एक कैपेसिटी इतनी आती है कि वाटर की इतनी ही सॉल्युबिलिटी है कि वो इतना ही नमक खुद में डिज़ोल्व कर पाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वो जब डिज़ोल्व कर लिया उसने अपने अंदर सॉल्ट को, कुछ टाइम के बाद वो सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। करके देखा हुआ है कि जब हम शुगर ले लो, चीनी ले लो, सॉल्ट ही क्यों लेना, चीनी भी तो सॉलिड का एग्जांपल है। तो जब हम चीनी लेते हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं किसी अमाउंट तक तो वो घुल जाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा चीनी पानी के अंदर घुलना बंद हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। ठीक है, उसको हमने नाम दिया डिसोल्यूशन, कि वो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की जो जहाँ तक वो डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने सोल्ट ऐड करना स्टार्ट किया डिज़ोल्व होना बंद हो गया, हम फिर भी उसके अंदर डाले जा रहे हैं, तो क्या होगा? वो जो नमक है, वो नमक के जो पार्टिकल हैं आपस में बॉन्ड बनाएंगे और नीचे जो लेयर है वो बना लेंगे। नमक क्या होगा? जो हमारा बीकर है उसके नीचे अपनी एक लेयर बना लेगा, तो उन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। ठीक है, कि वो नमक के क्रिस्टल हैं। तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया क्रिस्टलाइजेशन। क्या नाम दिया? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? इसके अंदर दो प्रोसेस होती है, एक डिसोल्यूशन और एक होती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ तक वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो सकता है, और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जब वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वो क्या बनता है? हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड वो होता है कि जब कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है जिस स्टेज तक, वो होगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन हम उसके अंदर जितना मर्जी सोल्यूट डाले जाएं डिज़ोल्व हो जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो वो क्या होता है? हमारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बात आती है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सोल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसकी सोल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे।
तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि जो हमारा सॉल्वेंट है या सोल्यूट है उसके नेचर पे डिपेंड करती है सोल्युबिलिटी। हाउ, देखो हमने क्या लिया, वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है, सॉल्ट लिया था, वाटर हमने एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया। हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल NaCl की पैलेट्स ली। NaCl होता है कुछ छोटे छोटे इतने इतने पैलेट्स होते हैं गोली टाइप, ठीक है, देखी हो तो किसी ने। तो NaCl के जो पैलेट्स होती हैं वो हाइड्रोजन जो वाटर है इसमें डिज़ोल्व करनी है। तो क्या होगा, जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करो इस टाइप से अरेंजमेंट है, क्या है ये तो हमारी ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है H2O, ठीक है, ये पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इस टाइप से जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे अरेंज्ड हैं, यहाँ हमने अरेंज कर दिया, मान लो ये इस तरह से रैंडमली पड़े हैं। लेकिन जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड डाला उस सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड उस वाटर में डाला तो क्या होगा, जो NaCl है उसका एक कुछ पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है उसका पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो कैसी अरेंजमेंट बनती है, देखो हमने क्या किया, सपोज करो यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ पे इसका NaCl का नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये जो सोडियम का नेगेटिव चार्ज है सोडियम क्लोराइड का, इसका नेगेटिव चार्ज वाटर के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस टाइप से। ये गोले से क्या है, हाइड्रोजन है, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, ये नेगेटिव है, ये सारे पॉजिटिव हैं। तो क्या हो गया कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो NaCl मॉलिक्यूल के साथ एक शीट की फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब एक एनवेलप बन जाता है जिसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्या होगा, जो हमारे क्या होती है एक ये अरेंजमेंट आगे समझ में। इसके बाद एक जो प्रॉपर्टी होती है उसको याद करने के लिए देखो ये यूज़ करते हैं हम, लाइक डिज़ोल्व लाइक। क्या मतलब हुआ इसका, लाइक डिज़ोल्व लाइक, लाइक का मतलब होता है सेम चीज़ सेम में डिज़ोल्व होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो पोलर डिज़ोल्व होंगे पोलर में, क्योंकि मैंने अभी बोला कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व होंगे पोलर में, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे वो डिज़ोल्व होंगे हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये कंडीशन थी हमारी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि पोलर होंगे तो पोलर चाहिए सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर हमें सॉल्वेंट चाहिए। उसके बाद हमारा जो इफेक्ट आता है वो आता है टेम्परेचर का, ठीक है, कि टेम्परेचर के हिसाब से जो हमारी सोल्यूबिलिटी है वो कैसे इफेक्ट करती है। सेकंड हमारा आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी जो रिएक्शन होती है दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी एंडोथर्मिक, एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक। वैसे तो 10th में पढ़ा होगा, जिनको याद होगा कि एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक होता है कि जिसके अंदर हम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, हीट इज एब्जॉर्ब, और इसके अंदर क्या होता है, जो हीट एनर्जी होती है वो रिलीज्ड होती है। क्लियर हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हम हीट का यूज़ करते हैं, और एक्सोथर्मिक क्या होती है जिसके अंदर हमारी हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, सोल्यूट, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्लस सॉल्वेंट, हमने क्या दी उसको, हीट प्रोवाइड करी, तब जाके हमें क्या मिला, सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा सोल्यूट था प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, क्या बन गया, सॉल्यूशन, और वहाँ से क्या रिलीज हुई, हीट। तो डिफरेंस समझ रहे हो कि हमने सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। देखो अब सोल्यूबिलिटी का इन चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सोल्यूट है सॉल्वेंट है, डिज़ोल्व होना बंद होगी,
ठीक है, मैंने नमक लिया, पानी लिया, डिज़ोल्व किया किसी अमाउंट तक, उसके बाद वो थोड़ी अमाउंट के बाद क्या होना स्टार्ट हो गई, डिज़ोल्व। अब डिज़ोल्व होने के बाद वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, मैंने उसको नीचे से हीट प्रोवाइड करी, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको हीट प्रोवाइड करी वो डिज़ोल्व होना फिर से स्टार्ट हो गई। डिज़ोल्व होने की प्रोसेस कौन सी थी, डिसोल्यूशन, यही थी ना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या था कि वो अमाउंट जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी, तो मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब बात आती है इसकी, अब क्या है, इसके पास इतना टेम्परेचर पहले से ही है और हम ऊपर से और टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से हमने इसको टेम्परेचर और दिया, तो क्या हुआ, जो सॉल्यूशन था उसने हीट इवॉल्व करना स्टार्ट कर दी। क्या मतलब हुआ कि जो सोल्यूट था प्लस सॉल्वेंट, इसके पास हीट ऑलरेडी थी, हमने और हीट दे दी। अब कोई चीज़ हमारे पास पहले से ही है और कोई हमें और एक्स्ट्रा दे दे नहीं चाहिए भाई। अब सोल्यूट सॉल्वेंट कह रहे हैं हमारे पास तो ऑलरेडी हीट थी, बाहर से और दे रहे हैं, तो जब उसके पास हीट थी तो वो अपनी एनर्जी थोड़ी लेंगे। अब कोई चीज़ हमारे पास पहले है, कोई और हमें वही चीज़ दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपनी चीज़ को बचा के रखेंगे, दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है अपनी हीट यूज़ नहीं करेंगे, जबकि इनके पास है इतनी कैपेसिटी, तो क्या करेंगे कि डिसोल्यूशन की जो हमारी प्रोसेस थी उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। स्टॉप होगी, हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया तब जाके वो स्टार्ट होगी, लेकिन डिसोल्यूशन तो कम हो गया ना, सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम। जैसे ही हमने उसको टेम्परेचर दिया, इसने डिसोल्यूशन की प्रोसेस स्टॉप कर दी, तो सोल्युबिलिटी कम होगी। तो इस केस में जो हमने टेम्परेचर दिया, जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। अब हमने इसके केस में टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया, लेकिन जो हमारी सोल्युबिलिटी थी वो डिक्रीज़ होगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये था हमारा सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन सॉल्ट। नेक्स्ट चलते हैं गैस इन लिक्विड्स में। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब हमने लिया गैस, अब देखो उसके अंदर हमने प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं शो किया, क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं हमारे इनकम्प्रेसिबल, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन गैस क्या होते हैं, इनके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम इसके अंदर प्रेशर की कंडीशन लेंगे। अब बात तो वही आ गई, इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या इफेक्ट शो करेंगे, वो सोल्यूट की तरह एक्ट करेंगे, जो लिक्विड है वो हमारा सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। क्लियर हुआ इतना कंसेप्ट कि हमने सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें इसकी सोल्युबिलिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग चेक करनी है। तो सबसे पहला जो फैक्टर हमने लेना है वो हम क्या लेंगे, टेम्परेचर, ठीक है, गैस का। अब जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो गैस क्या बन गए, हमारे वेपर्स बन गए ना। जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया गैस क्या हुई, रिलीज़ हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, वाटर लिया है, इस कंटेनर में हमने वाटर लिया, नीचे से हमने क्या प्रोवाइड की, हीट, ठीक है, दे दी हीट, क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इसकी जो गैस की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी कम। तो टेम्परेचर जैसे ही हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इवेल्युएट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम, ये तो था जनरल सा कि हमारी जो गैस है वो रिलीज़ हो जाती है इस वजह से। दूसरा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रेशर इफेक्ट, कि जो हमारी गैस इन लिक्विड है उसकी सोल्युबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो प्रेशर के लिए उन्होंने दिया, हेनरी एक साइंटिस्ट था, उसने अपना लॉ लगाया कि भाई मैं अपना लॉ लगाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखता हूँ क्या होता है। हेनरी ने क्या कहा कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस is directly proportional to its mole fraction।
ठीक है। हेनरी लो ने क्या कहा कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। अगर इसको मैथमेटिकली शो करना हो तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, तो काई ए, ठीक है। काई ए क्या है यहाँ? मोल फ्रैक्शन। अगर मैं डायरेक्टली का साइन हटाती हूँ तो यहाँ क्या आएगा? पी ए नॉट और काई ए, ये रिलेशन आ गया हमारा। इसमें क्या है, जो पी ए है वो तो हमारा पार्शियल प्रेशर, के एच, और जो यहाँ पे के एच है ये क्या हमारा? हेनरी कांस्टेंट, और ये क्या हमारा? मोल फ्रैक्शन। और एक बात कही थी हेनरी ने कि किसी भी गैस का जो मोल सोल्यूबिलिटी होती है वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। अब देखो, जो हमारी सोल्यूबिलिटी थी वो डिपेंड कर रही है हमारे मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। अब जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों चीज़ आपस में लिंक है। तो तीनों चीज़ जब आपस में लिंक है, जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगा। अब मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ होगा तो हमारी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं सोल्यूबिलिटी वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो वो इंक्रीज़ होती है। जैसे ही मैं मोल फ्रैक्शन बढ़ा रही हूँ सोल्यूबिलिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही। तो समझ में आया कंसेप्ट क्या था? कि ये अगर मैं जिस तरीके से वो समझा रही हूँ कि भाई हमारा जब हम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं किसी भी गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। ये था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये था यहीं तक। नेक्स्ट आता है और एक बात, इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? जैसे अगर हमारे पास मान लो जो हमारे सी डाइवर्स होते हैं, ठीक है, स्कूबा डाइवर्स, जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उनके पीछे बहुत बड़ा सिलेंडर लगा होता है, मुंह में ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए पाइप होती है। क्यों होती है? जैसे ही वो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं समुद्र में जाते हैं, ठीक है, तो समुद्र में जाने के बाद बाहर का इतना ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, तो जिसकी वजह से अगर मान लो मेरे ऊपर बाहर से बहुत सारा प्रेशर आ जा रहा है तो मैं क्या हो जाऊँगी? कोलैप्स हो जाऊँगी। तो जैसे ही बाहर से स्कूबा डाइवर अंदर जाता है सी के अंदर, तो क्या होता है? जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो उसके ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन क्या होगा? अब उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो उसको ज़्यादा हाई प्रेशर की ऑक्सीजन चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। तो जो सिलेंडर होती है ऑक्सीजन की, वो उसको ब्रीथ करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। अब आपने देखा होगा जैसे भी मूवीज़ वगैरह या सीरियल्स में देखते हो, जब वो पंप करते हैं तो बाहर बबल्स निकलते हैं। वो बबल्स किस वजह से होते हैं? हाई प्रेशर की वजह से। अगर हमने कोई बॉटल ली है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल ले लो, कोल्ड ड्रिंक बॉटल जैसे ही वो हम उसको पैक करते हैं वो हाई प्रेशर में पैक करी जाती है, लेकिन जैसे ही हमने उसको ढक्कन खोला गैस क्या होती है? बाहर आती है, तो वो बबल्स की फॉर्म में तो आती है। तो वही बात है कि जैसे ही हम हायर प्रेशर दे रहे हैं वो गैस क्या हो रही है? इवेल्युएट हो रही है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। कोई भी वेपर है उसके जो एक्सर्ट कर रहा है कोई भी प्रेशर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेपर प्रेशर। उसके बाद हम इसको दो टाइप में पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड इन लिक्विड। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, लिक्विड ही क्या है? सोल्यूट है, और लिक्विड ही क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जब हम क्या बोलते हैं, एक सोल्यूट होता है प्लस एक सॉल्वेंट होता है, तो क्या बनता है हमारा? बाइनरी मिक्सचर या बाइनरी सॉल्यूशन बोल लो, क्योंकि हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं। मिक्सचर होता है तो मिक्सचर बोलते हैं।
तो जब हमारे पास एक सोल्यूट हो, एक सॉल्वेंट हो, तो हमारा जो सोल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस। अब उसके बाद जो हमारा लिक्विड इन लिक्विड है, मान लो सपोज करो उसके अंदर ए टाइप का लिक्विड है और बी टाइप का लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्कस करने के लिए जो हमारा आया था वो आया था रोल्स लॉ। अब देखो दो लॉज आ गए, पहले आया हेनरी लॉ, दूसरा आया रोल्स लॉ, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखना है। अब एक बात बताओ, जो हमारा हेनरी लॉ था उसने क्या कहा था कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के। लेकिन जो हमारा रोल्स लॉ होता है वो और ही कुछ कहता है। रोल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस का वेपर प्रेशर, ठीक है, किसी भी गैस का वेपर प्रेशर ऑफ एनी गैस इज directly proportional to its mole fraction, ठीक है, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पार्शियल प्रेशर क्या, पी ए, हमने फॉर लिक्विड ए लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काई ए के, ठीक है। अब देखो इसको पी ए लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काई ए, लिक्विड बी का हमने पार्शियल प्रेशर लिया, काई बी के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली का साइन हटाऊँ तो क्या लगा दिया मैंने, पी ए नॉट काई ए, और यहाँ लगा दिया पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट काई बी। अब देखो यहाँ पे पी ए क्या है, पी बी क्या है, वो है वेपर प्रेशर, पी ए नॉट एंड पी बी नॉट क्या है यहाँ पे, इनिशियल प्रेशर, ठीक है। हाँ, जो हमारा पी ए है यहाँ और पी बी है वो तो है हमारे वेपर प्रेशर, ठीक है। और जो हमारे पी ए नोट है और पी बी नोट है वो वेपर प्रेशर है हमारी प्योर स्टेट के अंदर, जो हमारी प्योर स्टेट थी उसमें, और जो हमारे पी बी और पी ए है वो बाद वाली हैं, ठीक है। ये हो गया काई ए एंड काई बी क्या है उनके मोल फ्रैक्शन। आगे देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो जब हम जो टोटल प्रेशर निकालते हैं, ऊपर निकाल लेता है, जब हम किसी गैस का टोटल प्रेशर निकालेंगे इस लिक्विड का, तो टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। अब पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट काई ए और प्लस पी बी नॉट काई बी, यही है। अब हमने कल पढ़ा था पिछली क्लास में जब हमने मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट किया था कि जो हमारा काई ए प्लस काई बी होता है वो 1 के इक्वल होगा, पढ़ा था। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ना भी करो तो चलेगा, वैसे अगर जो करोगे पुट तो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, काई ए प्लस काई बी इंटू पी ए नॉट, और ये होगा पी बी नॉट, ठीक है। 1 माइनस आएगा, देखो अगर हमने काई बी की वैल्यू पुट करनी है तो वो क्या आएगी, 1 माइनस काई है, ठीक है। पुट करना है यहाँ पे 1 माइनस काई है, तो पी बी नॉट बचेगा माइनस काई ए बचेगा, पुट करो एक बार, ये हो गया पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस काई, ठीक है। अब काई ए इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, काई ए क्या है इनसे कॉमन, और क्या बच गया, पी बी नॉट। ये हमारी आ गई दूसरी कंडीशन प्रेशर की, लेकिन ये इतनी जनरली यूज़ नहीं होती, ये यूज़ होती है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब वही दोनों वैल्यूज़ एक बार याद करो कौन सी रखी थी, जो हमारा पी ए था वो था पी ए नॉट और काई ए, और जो हमारा पी बी था वो किसके इक्वल था, पी बी नॉट काई बी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक करना है। इसके अंदर हमने लिया वेपर प्रेशर,
इधर ले लिया मोल फ्रैक्शन, देखो P देखो इस ग्राफ में क्या कह रहा है, जब हमने काई ए की वैल्यू 1 ली, ठीक है, यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू क्या काई ए की 1 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, तो जब हमने काई ए की वैल्यू 1 ली, पुट करना 1, तो क्या आएगा पी ए की वैल्यू पी ए नॉट, यहाँ पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट, ठीक है। अब क्या आया, जब हमने काई ए की वैल्यू 1 की तो पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल आ गया, पी ए नॉट, तो जो हमने प्रेशर लिया था वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल आ गया, पी ए नॉट। लेकिन जैसे ही मैं वैल्यू 1 से डिक्रीज़ करती जा रही हूँ, देखो 0 तक आ गई, तो क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर 0। अब देखो इस ग्राफ का मतलब क्या है, ये ग्राफ इस टाइप से है, ये 1 है, ये पोजीशन 0 है, ठीक है। तो क्या हो गया, जब हमने पार्शियल प्रेशर काई ए को 1 रखा, पार्शियल प्रेशर हो गया इसके इक्वल, जब हमने काई ए को 0 रखा तो पी ए की वैल्यू भी क्या होगी 0, तो इसलिए ग्राफ क्या आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस टाइप से। अब बात आती है काई बी की, काई बी में हम क्या रख रहे हैं, देखो जब हम क्या कर रहे हैं, काई ए की वैल्यू मैक्सिमम है तो काई बी की वैल्यू मिनिमम होगी, तो यहाँ पे काई बी की वैल्यू क्या है 0। अब जब 0 होगी तो ये वैल्यू भी तो 0 है, जब काई बी 0 है तो पी बी भी हमारा क्या है 0, तो ये 0 हो गया। अब हम इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ग्राफ भी इंक्रीज़ हो रहा है। जब काई बी की वैल्यू 1 आ गई तो पी बी किसके इक्वल आ गया, पी बी नॉट, और पी ए प्लस पी बी नॉट किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर के, ठीक है। ये था हमारा रॉल्स लॉ का डेरिवेशन इन लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। तो उसके बाद हमारा जो रह जाएगा वो है सॉलिड इन सॉलिड या सॉलिड इन लिक्विड, और उसके बाद हमारी आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत हो गया। आज वाला जो टॉपिक है इजी है बहुत, ठीक है। इस यूनिट को इतना मतलब ये ज़रूरत नहीं है ये लेने की कि हाँ बहुत डिफ़िकल्ट यूनिट है, इजी यूनिट है, बट समझोगे अपने आसपास के लेकर, जैसे इनके अंदर मैंने सी डाइवर्स का या जो सोडा बोटल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, इन सब का एग्जांपल लेके समझो, बहुत आसानी से कंसेप्ट समझ में आते हैं और आसानी से याद भी रहते हैं, रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली याद रखो कि प्रेशर कैसे होता है, क्या कुछ होता है, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इतने ये बढ़िए, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।